Flip, How to Find, Fix, and Sell Houses for Profit. Book by Clay Davis, Gary W. Keller, and Rick Villani. Introduction. बहुत सारी भूतिया कहानियां आम तौर पर किसी भूतिया घर पर बनती हैं। ऐसा माना जाता है कि उस सुनसान घर के आस पड़ोस में काफी मनहूसियत फैली रहती है। बच्चे एक दूसरे को उस घर के अंदर जाने का चैलेंज देकर डराया करते हैं। पर अब उन पुराने दुखी घरों के दिन जा चुके हैं। उन्हें रहने लायक जगह में बदल देना या फ्लिप कर देना अब एक ट्रेंड बन चुका है। घरों को फ्लिप कर देना उन्हें वापस एक रहने लायक जगह बना देता है, साथ ही साथ उससे बहुत पैसे भी आते हैं, पर सिर्फ तभी जब आपको पता हो कि इसे सही ढंग से कैसे फ्लिप किया जाता है। इस समरी में आप सीखेंगे कि घरों को सही तरीके से कैसे फ्लिप किया जाए। आप जानेंगे कि सही घर कैसे चुना जाए और उसे ठीक तरीके से कैसे बदलकर नया बनाया जाए। ये समरी आपकी सस्टेनेबल इनकम यानी ऐसी इनकम जो लंबे समय तक आपको मिलती रहेगी, जनरेट करने में मदद करेगी। ऐसे घरों को कैसे ढूंढ जाए जिनमें इन्वेस्ट करना लाजमी हो। हाउ टू फाइंड हाउसेज विद इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। आप सोचेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स बेचने के लिए किसी भी घर को चुन लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि वो इस बारे में इतना नहीं सोचते कि किस घर को बदलकर नया रूप दिया जाए, पर आप गलत हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स का अपना एक क्राइटेरिया होता है जिसके आधार पर वो ये फैसला करते हैं कि किन घरों को नया रूप दिया जाए। जब एक घर उनके क्राइटेरिया को पास कर लेता है तब उसे फ्लिप किया जाता है यानी नया रूप दिया जाता है। किसी घर को फ्लिप करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे रिजनेबल यानी किफ़ायती दाम में नया घर खरीदना और फिर उसमें अपने हिसाब से इम्प्रूवमेंट करना और उसे वैल्यूएबल बनाना। पहला क्राइटेरिया है आसपास का माहौल। किसी भी घर को नया बनाने से कोई मतलब नहीं है अगर कोई उसमें रहना ही पसंद ना करे, तो इसलिए ज़रूरी है कि उस घर के आसपास का एरिया अच्छा हो, लोगों को वहां रहने की इच्छा हो। ऑथर रिक और क्ले ने एक बार ऐसी गलती की थी। उन्होंने जल्दबाजी में एक ऐसा घर खरीद लिया था जिसके आसपास की जगह तो अच्छी थी पर उस घर में रहना कोई भी पसंद नहीं करता था। शुरुआत में उन्हें कोई खास प्रॉब्लम समझ नहीं आई क्योंकि उसके आसपास के घर उन्होंने ही बदले थे यानी रिनोवेट किया था और उन्हें बिल्कुल नया बना दिया था। इसी कारण उन्होंने बहुत ही कम दाम में एक नया घर खरीद लिया था। रिक और क्ले को जल्द ही पता चल गया कि वो घर उन्हें इतने कम दाम में क्यों मिला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो घर एक बड़े से हाईवे के बहुत करीब था। ऐसे घर में कोई क्यों रहना चाहेगा जिसके आसपास इतना खतरा हो। दूसरा क्राइटेरिया है जिस घर को आप फ्लिप करना चाहते हैं वो आपसे कितना दूर है। हाँ, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका ध्यान रखना चाहिए। एक इन्वेस्टर होने के नाते जो घर आप बेचने वाले हैं उसकी देखभाल करनी पड़ती है। वहाँ जाकर काम कैसा चल रहा है उसका भी ध्यान रखना होता है, जिसका मतलब है कि आपको वहाँ अक्सर जाना पड़ेगा। अगर आपके पास समय और पैसा दोनों ही ज़्यादा है तो आप वो एरिया चुन सकते हैं जो आपसे दूर हो, पर अगर ऐसा नहीं है तो वही जगह चुने जो आपके पास हो। तीसरा क्राइटेरिया है सेलिंग प्राइस। बेहतर है कि आप एक ऐसा घर खरीदें जो कि ज़्यादा महंगा ना हो। अगर आप बहुत सारा पैसा सिर्फ घर खरीदने में ही लगा देते हैं तो वो सही नहीं होगा। मान लीजिए कि आप एक महंगा घर खरीद लेते हैं, तो क्या आपके पास इतने पैसे बचेंगे कि आप उसे और इम्प्रूव कर पाए? उसके अलावा उसके टैक्स, इंश्योरेंस और बाकी खर्चे भी पूरे कर पाए? चौथा क्राइटेरिया है घर की उम्र। अगर घर बहुत ही पुराना है तो उसे वापस नया करना बहुत महंगा पड़ जाएगा। किसी भी घर को फ्लिप करने की सही उम्र है कि वो 20 साल या उससे बस कुछ ही साल ज़्यादा पुराना हो। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जिसे आप बेहतर बना सकें, जैसे टूटे हुए खिड़की या दरवाजे। इस तरीके से आप इन्हें नया बनाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। पांचवा क्राइटेरिया है आपकी और घर खरीदने वाले की सुरक्षा। जब आप किसी भी घर में रहते हैं तो आपको कभी भी किसी भी काम से बाहर आना जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि उस घर के दरवाजे और लॉक इतने बढ़िया ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें कि रात में भी वो एरिया सेफ हो, क्योंकि अगर आपको वो एरिया अंधेरा हो जाने के बाद सेफ नहीं लगता तो घर खरीदने वाले को भी नहीं लगेगा। एक अच्छा माहौल या वातावरण किसी भी घर के लिए एक रेप्यूटेशन का काम करता है। उस घर के आगे पीछे खुले मैदान हो, वो स्कूल और मॉल के पास हो, वहां से आसानी से टैक्सी या कैब मिल सके।
इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है जब आप अपने घर के आसपास एक अच्छा माहौल ढूंढ रहे हों। ऐसा ऑफर कैसे बनाया जाए जिससे कि आपको अपने रिस्क के लिए रिवॉर्ड मिल सके। मान लीजिए आपको एक अच्छा माहौल और सही घर मिल जाता है जिसे आप फ्लिप कर सकते हैं। तो बधाई हो। एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढना जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकें आसान बात नहीं है। अब आपको ये पता लगाना है कि आपको इस घर के साथ क्या करना है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इस घर को फ्लिप करने में कितना खर्चा होगा। ये आपको पता लगाने में मदद करेगा कि अंत में आपको इस पर कितना खर्च करना होगा। पिछले चैप्टर की तरह ही बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। हम जैसों की तरह ही रिक ने भी कई ऐसे घरों पर काम किया है जो कि सक्सेसफुल नहीं रहे। जैसे कि एक ऐसा घर लेना जिसके आसपास का माहौल अच्छा नहीं था। ये एक बुरा साइन ही था। रिक इस बात से काफी परेशान थे। वो जैसे ही घर के अंदर गए उन्हें डर का एहसास होने लगा। वो घर बहुत ही बुरी कंडीशन में था। रिक तुरंत वहां से बाहर निकले, उनका मन घबरा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कैसे शुरुआत करनी है। क्या उनका इस घर को खरीदने का फैसला सही था? पर फिर उन्हें कुछ एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और 3 शब्द टाइप किए। ये 3 शब्द थे मस्ट, शुड और कुड। मस्ट, जब आप इसे देखें तो ध्यान दें कि सेफ्टी और फंक्शनैलिटी को सबसे ऊपर रखें, यानी क्या घर का हर हिस्सा ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अगर नहीं तो उसे कहीं लिख लीजिए। जैसे कि क्या नल में पानी आ रहा है? क्या लाइट्स जल रही हैं? शुड, आपको क्या क्या जरूर करना चाहिए उसकी लिस्ट आपके घर को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और मार्केटेबल बना देता है। दूसरे शब्दों में यही आपके घर की सुंदरता को बयान करेगा। इसके अंदर आने वाले काम होंगे फ्लोरिंग, पेंटिंग और लाइटिंग। आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि घर खरीदने वाले को कैसा घर चाहिए? यहीं पर आपको दोबारा रिसर्च करने की जरूरत है। जहां आपका घर है उसके आसपास का माहौल कैसा है, वहां किस तरह के घर बने हुए हैं। जो भी फीचर आपको ठीक लगे वो लिख लीजिए और फिर उसे नया घर बनाते वक्त यूज कीजिए। कोड, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप घर को और इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। आसान शब्दों में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं जिन्हें बदलकर आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टोरेज रूम, किचन आइलैंड या फिर एक एक्स्ट्रा कैबिनेट बनाना। आप एक मास्टर बेडरूम को भी 2 कमरों में बांट सकते हैं जिससे कि घर में ज्यादा कमरे हो जाएं। मस्ट डू और शुड डू तो आपके लिए प्रॉफिट कमाना लगभग पक्का ही बना देते हैं। कुड डू एक्स्ट्रा बोनस की तरह काम करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुड डू में काफी रिस्क है। जरूरी नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी आसपास के घरों जैसी ही हो, इसलिए खरीदने वाले को ये पसंद आ भी सकता है और शायद नहीं भी। एक बार आप इसकी लिस्ट तैयार कर लेते हैं तो अब जरूरी है कि आप ये फैसला करें कि आपका मैक्सिमम ऑफर क्या है। मैक्सिमम ऑफर से मतलब है कि आप एक प्रॉपर्टी पर कितना खर्च कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इस फॉर्मूला के 4 पार्ट हैं: ईएसपी, इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, क्वाइट कॉस्ट और मिनिमम प्रॉफिटी। ईएसपी से मतलब है इवेंचुअल सेलिंग प्राइस। ये आपके घर की वो कीमत है जिस कीमत पर आप इसे बेचेंगे। ईएसपी के लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग में चल रहे प्राइस को एक बार मार्केट में चल रहे प्राइस से कंपेयर कर लें। जरूरी है कि आप ध्यान रखें कि उस एरिया में बाकी फ्लिप्ड घरों की कीमत क्या है। ध्यान रखें कि आप अपनी प्रॉपर्टी को उन प्रॉपर्टीज से कंपेयर कर लें जिनमें सेम वही फीचर्स हैं जो आपकी प्रॉपर्टी में हैं। अब आपके पास एक रफ एस्टिमेट है, लेकिन बस इतना ही काफी नहीं है। उन लोगों से मिलिए जो रियल एस्टेट में हैं ताकि वो आपकी प्रॉपर्टी का सही दाम बात सकें। अगर उन्हें ये प्रॉपर्टी बेचनी हो तो वो कितने में बेचेंगे? अगर आप उन्हें अपना ईएसपी बता देते हैं जो आप रखने वाले हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं, वो उसे इम्प्रूव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट कॉस्ट के लिए यह कुछ चीजें हैं जिसे आप बदल सकते हैं। अगर आप हर उस चीज की लिस्ट बना लेते हैं जो करना जरूरी है, तब भी आप कुछ ना कुछ जरूर भूल जाएंगे। भूली हुई या गलत कैलकुलेट की हुई कॉस्ट आपके बजट को बिगाड़ सकती हैं। मान लीजिए आप एक डिशवॉशर लगाना भूल गए, तो अब आपको उसे अपने इम्प्रूवमेंट कॉस्ट में शामिल करना होगा।
इसके अलावा आपको स्विच, वायर और एक होस किट मतलब कि एक ऐसी किट जिससे आप नलियां साफ कर सकें, इन चीज़ों को भी ऐड करना होगा। क्वाइट कॉस्ट के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप भूल जाए तो आपका प्रॉफिट घट सकता है, जैसे कि टैक्स, कमीशन, फीस जो कि प्रॉपर्टी खरीदने के साथ आती हैं। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप लोन ले सकते हैं, पर लोन लेने पर भी आपको फीस और इंटरेस्ट देने होंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप इन सारी छुपी हुई कॉस्ट का अंदाज पहले ही लगा लें। कम से कम यानी मिनिमम प्रॉफिट के लिए ये सबसे छोटी रकम है जो आप ऑफर कर सकते हैं बिना अपना प्रॉफिट गंवाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपना बेस प्रॉफिट और रिहैब रिस्क प्रॉफिट पता हो। बेस प्रॉफिट के लिए पहले अपना ईएसपी निकाल लीजिए, फिर उस ईएसपी का 10% निकाल लीजिए, यही आपका बेस प्रॉफिट है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए रिक ने अपना ईएसपी 250,000 रखा, उसका 10% हुआ $25,000 तो उनका बेस प्रॉफिट हुआ 25,001। फिर बात आती है रिहैब रिस्क प्रॉफिट की। घर को नया बनाने के सफ़र में प्रोसेस जितना कॉम्प्लेक्स होगा तो जाहिर सी बात है कि दाम उतना ही ज़्यादा होगा। ये थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि आपकी इम्प्रूवमेंट असरदार ही होंगी, इसकी आप कोई गारंटी नहीं है। तो अब आप अपना रिहैब रिस्क प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? रिक का मानना है कि अपनी हर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए आपको $5 लेकर चलना चाहिए। हर $5 में आप 1% अपने ईएसपी में जोड़ दीजिए। उनका जो घर था उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $20 थी। $20 पर एसक्यू फुट को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4। अब आप इस 4% को अपने ईएसपी में जोड़ लीजिए। 250,000 का 4% हुआ 10,000। इसका मतलब है आपका रिहैब रिस्क प्रॉफिट हुआ $10,000। अब अगर हम बेस प्रॉफिट और रिहैब रिस्क प्रॉफिट को जोड़े तो आता है $35,000। ये वो मिनिमम प्रॉफिट है जो रिक अपने घर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही वो कम से कम रकम है जो वो ऑफर कर सकते हैं बिना अपना प्रॉफिट गंवाए। अपने घर को फाइनेंस कैसे किया जाए, एक ऑफर कैसे बनाया जाए और एक इन्वेस्टमेंट हाउस को बंद कैसे किया जाए, हाउ टू फाइनेंस, मेक एन ऑफर एंड क्लोज ऑन एन इन्वेस्टमेंट हाउस, फाइनेंस कैसे किया जाए। आपको पता है कि आपके पास एक ऐसा घर है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने इसका अंदाज भी लगा लिया है कि इस घर को फ्लिप करने में कितना खर्च आएगा। अब अगला स्टेप है उस घर को सच में खरीदना। इसके कई तरीके हो सकते हैं, हमेशा की तरह ये आप पर और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर बेस्ड है। पहला तरीका है कि आप पूरी रकम एक बार में खुद ही पे कर दें, मतलब कि अगर आपके पास पूरे पैसे हैं जितने घर बेचने वाले को चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। पर अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स से मदद ले सकते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि सिर्फ आप ही अकेले इस घर में पूरे पैसे नहीं लगाएंगे। ये था दूसरा तरीका। हम फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स तक नेटवर्किंग के जरिए पहुंच सकते हैं। अपने जान पहचान वालों से सलाह लीजिए ताकि आप सही लोगों तक पहुंच सकें। जब आपको अपने मन मुताबिक फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स मिल जाए तो तैयार हो जाइए। उन्हें अपने घर की एक समरी बनाकर दिखाइए और साथ ही उन्हें अपने मैक्सिमम ऑफर फॉर्मूला के बारे में भी बताइए। तीसरा तरीका है कि आप किसी और तरीके से पैसों का इंतजाम करें। ये या तो आप किसी से उधार लेकर कर सकते हैं या फिर किसी को अपना पार्टनर बनाकर। किसी से उधार लेना मतलब लोन लेने जैसा ही हो गया। किसी को पार्टनर बनाने का मतलब है उसके साथ प्रॉफिट और लॉस बराबरी से बांटना। बैंक से लोन लेने के लिए आपको बैंक की कई सख्त रूल्स को पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटस, आपका रहन सहन सब कुछ आंक कर ही आपको लोन देते हैं। ये उनका तरीका है ये तय करने का कि आप उनसे जो भी पैसा उधार लेंगे आप वो चुकाने के काबिल हैं या नहीं। इसका एक नुकसान ये है कि हो सकता है आप बैंक के सख्त रूल्स पर खरे ना उतर पाए। इसके अलावा बैंक लोन देने में भी काफ़ी वक्त लगा देते हैं। ये आपके लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है क्योंकि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं वो अभी डिमांड में है, इसलिए बेचने वाला ये प्रॉपर्टी किसी भी इंसान को बेच देगा जिसके पास इसे खरीदने के लिए पैसे तैयार होंगे। किसी को पार्टनर बनाने का मतलब है एक ऐसे इंसान का होना जो आपके लिए पैसे लगाए और बदले में जो भी प्रॉफिट हो वो आप उसे दे दें। फाइनेंशियल शब्दों में इसे इक्विटी कहा जाता है। आमतौर पर प्रॉफिट 50,
50 के रेशियो में बांटा जाता है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट में आप दोनों का ही बराबर का हिस्सा है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप प्लान और एनालाइज करने का सारा काम संभाल लेंगे और बदले में आपके पार्टनर फंड्स सप्लाई कर देंगे। खैर, जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही हो सकता है कि आप 20% फंड्स सप्लाई करें और आपका पार्टनर 40% काम संभाले। तो ये जरूरी है कि आप और आपके पार्टनर इस पर पहले से ही एक अग्रीमेंट बना लें। एक अच्छा ऑफर कैसे बनाएं? हाँ, आपको एक घर की जरूरत है ताकि आप उससे प्रॉफिट कमा सकें, पर हमेशा हर लेन देन में अपने वैल्यूज के साथ जुड़े रहें। हो सकता है आप घर के मालिक से ज्यादा समझदार हों। हो सकता है कि वो किसी भी दाम में घर बेचने के लिए राजी हो जाए क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत हो। इस बुक के ऑथर रिक और क्ले दूसरे लोगों का फायदा उठाने के बिल्कुल खिलाफ हैं। उनका एक दोस्त था जो सही उसूलों के साथ घर खरीदा करता था। वो जब भी कोई ऑफर बनाता वो उसे एक पेपर पर लिख देता। वो घर से जुड़े सारे प्लान उस पेपर पर लिख देता था। फिर वो घर के मालिक को दिखाता था कि कैसे उस प्रॉपर्टी से दोनों का ही फायदा हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बिजनेस डील्स में आपको हमेशा ईमानदारी दिखनी चाहिए। आपको घर के मालिक की आंखों में आंख डालकर ये बात कहनी चाहिए कि ये डील हम दोनों के लिए ही फायदेमंद है। एक इन्वेस्टमेंट हाउस को बंद कैसे किया जाए? बंद करने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, मतलब ऑफिशियली घर को अपने नाम कर लेना। यह कुछ चीजें हैं जिसका आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। एस्क्रो पर अपना अकाउंट बना लीजिए। ये एक थर्ड पार्टी है जो आपके कागजात और पैसों को कंट्रोल करेगा। आमतौर पर यह किसी वकील या किसी लॉ फर्म से बनवाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले अपनी पेमेंट एस्क्रो में जमा कर देते हैं और आपको अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखने के लिए एक ऑफिशियल इंस्पेक्टर चाहिए। इंस्पेक्शन के समय वो आपको बताते हैं कि इस जगह पर बाढ़ आने के चांसेस हैं। तो ये आपके लिए एक जायज़ वजह होगी कि आप डील को वहीं रोक दें और आगे ना बढ़ाएं। इस समय एस्क्रो आपके काम आएगा और वो आपको पैसे वापस कर देगा। लेकिन अगर आप बिना किसी जायज़ वजह के पैसे वापस लेने की कोशिश करें तब क्या होगा? तब एस्क्रो आपके पैसे का कुछ हिस्सा बेचने वाले को दे देगा, एक कॉम्पेंसेशन या पेनल्टी के तौर पर। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो एक आखिरी बार अपने कागजात चेक कर लीजिए। हर एक चीज़ को 3 बार पढ़िए। ध्यान रखिए कि टाइटल और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ठीक से बने हुए हैं। ये सब चेक कर लेने के बाद जरूरी है कि आप एक आखिरी बार अपने वकील से सलाह ले लें। जब सब कुछ सही लगे तब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। हाउ टू प्लान एंड मैनेज द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। प्रॉपर्टी अब ऑफिशियली और कानूनी तौर पर आपके नाम है। अब जरूरत है उसे सुधारने की। ये जरूरी है कि आपने जो भी प्लान बनाए हैं आप उसे फॉलो करें। ये आपकी पूरे प्रोसेस में मदद करेगा। ये आपको घर को नया बनाने में भी बहुत मदद करेगा। 5 चीजें जिसका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। पहला है स्कोप, यानी घर में क्या क्या करने की जरूरत है। आप इसका जवाब पहले ही ढूंढ चुके हैं। वो है मस्ट डू, शुड डू और कुड डू। इससे पहले कि आप काम शुरू करें एक बार अपनी लिस्ट को दोबारा चेक कर लीजिए। ध्यान रखिए कि आपसे कोई भी चीज ना छूटे। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आप अपने बजट और स्केड्यूल से नहीं डगमगाएंगे। दूसरा है स्पेक्स, यानी किस मटेरियल या सामान की जरूरत है। जिस भी सामान की आपको जरूरत है उसे लिख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर उसका ब्रांड, स्टाइल, कलर, मॉडल, साइज और क्वांटिटी। अगर आप इन चीजों में स्पेसिफिक रहेंगे तो आपके रिजल्ट और भी बेहतर होंगे। तीसरा है बजट, यानी पूरा काम करने में कितने पैसे लगेंगे। आप इसका जवाब पहले ही ढूंढ चुके हैं, पर जरूरी है कि आप इसमें लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट भी जोड़ लें। चौथा है स्टेप्स, यानी कब और कैसे काम को करना चाहिए। रिक और क्ले ने इसका एक अच्छा तरीका निकाला। उन्होंने अलग अलग काम को अलग अलग ग्रुप में बांट लिया। एग्जाम्पल के लिए, जिस स्टेप में इंटीरियर वर्क करना हो तो वो कारपेंटर करेंगे। इस स्टेप में दरवाजे, खिड़कियां, अलमारियां लगाई जाएंगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो भी काम जिसके भी द्वारा किया जा सकता है उसे वो काम सौंप दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान दें कि आप प्रॉपर ऑर्डर से काम कर रहे हैं।
जैसे अगर अभी दीवार को पेंट करने के लिए तैयार नहीं किया गया है तो आप दीवार को पेंट नहीं कर सकते। 5वां है ट्रेड्स, यानी घर में कौन कौन काम करेगा। इस स्टेप में चौथे स्टेप को ही ठीक से समझाया गया है। आपके पास 3 ऑप्शन हैं जब आपको ये चुनना है कि घर बनाने के प्रोसेस में कौन काम करेगा। आप एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेड में एक मजा हुआ आदमी या फिर इंडिविजुअल वर्कर को रख सकते हैं। आप किसे रखेंगे ये आपके बजट पर और आप इस काम में कितना इन्वॉल्व होना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर पूरे घर बनाने के प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होता है। ये हर चीज का ध्यान रखेगा कि किन लोगों को आपके घर पर काम करना चाहिए, किस मटेरियल की जरूरत है और भी बहुत कुछ। एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल आपके पार्टनर की तरह ही काम करेगा और आपका सपना साकार करने में आपकी मदद करेगा। ट्रेड में मजा हुआ वो इंसान होता है जो किसी एक खास फील्ड में एक्सपर्ट या स्किल्ड होता है, जैसे कि प्लम्बर। आप इन्हें तब रख सकते हैं जब आप पूरे प्रोसेस को खुद ही मैनेज करना चाहते हो। खैर, तब भी आपको एक्सपर्ट्स की मदद की जरूरत पड़ेगी। इंडिविजुअल वर्कर वो लोग होते हैं जिन्हें आप कोई एक काम देते हैं, जिन्हें आप गाइड करते हैं। ये लोग आम तौर पर आपकी छोटी मोटी मदद के लिए होते हैं और कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो लगातार काम ना करें। पर इन्हें रखकर आप अपने घर को फ्लिप करने के प्रोसेस में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपको अपने इंडिविजुअल वर्कर्स को हर चीज में गाइड करना पड़ेगा, पर अगर आपको ये ठीक लगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे एक घर को बेचने के लिए तैयार किया जाए और उसकी मार्केटिंग की जाए। अपने कई महीने घर को फ्लिप करने में लगाने के बाद अब आप अपनी सारी मेहनत का रिवॉर्ड ले सकते हैं। अब साफ बात है कि आप इस नए घर को बेचना चाहेंगे। आप अगर यहाँ दिए गए सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप इसे आसानी से बेच सकते हैं, पर कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। एक इन्वेस्टमेंट हाउस को तैयार करने के लिए जरूरी है कि आप ये फैसला करें कि इसे कौन बेचेगा। आप खुद ही इसे बेच सकते हैं या फिर आप एक रियल एस्टेट एजेंट को रख सकते हैं। अगर आप किसी एजेंट को रखते हैं तो किसी ऐसे इंसान को ही चुनें जिस पर आपको विश्वास हो और एजेंट के साथ एक अग्रीमेंट साइन कर ले। दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो है अपने मकान को घर बनाना। घर में कुछ डेकोरेशन करके उसे रहने लायक बनाइए। ये घर खरीदने वालों को अट्रैक्ट करने का काम करती है। जैसे कुछ सस्ते और टिकाऊ प्लांट्स ऐड कीजिए, फलों से भरी एक सुंदर सी टोकरी रखिए या फिर बाथरूम में कुछ हैंड टॉवेल सजाएं। घर की मार्केटिंग कैसे करनी है से मतलब है कि उसे प्रमोट कैसे करना है। आप एक फॉर सेल का साइन घर के आगे लगा सकते हैं या फिर आप लोकल न्यूज़पेपर में घर का ऐड देकर उसे प्रमोट कर सकते हैं। घर बेचने में जल्दबाजी ना करें। जब आपको एक अच्छा खरीदार मिल जाता है तो उसके बाद भी आपको काफी समय लगेगा लीगली सारे कागजातों के साथ पूरा प्रोसेस खत्म करने में। हर पेपर और कागजात को ध्यान से पढ़िए और समझिए। जब तक कि आपने ढंग से उस पेपर में लिखी हुई बात ना समझ ली हो, कुछ भी जल्दबाजी में आकार साइन ना करें। कंक्लूजन। तो पहले आपने जाना कि एक घर को फ्लिप करने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये देखना है। एक घर को फ्लिप करने का मतलब है एक घर को खरीदना और उसमें कुछ नए सुधार यानी इम्प्रूवमेंट करना और फिर उसे बेच देना। एक इन्वेस्टमेंट हाउस एक अच्छे माहौल में होना चाहिए। वहां से आने जाने की सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए और घर बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने सीखा कि जो भी चीजें आप घर में बदलना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बना लें। मस्ट डू लिस्ट उन सारी चीजों को कवर करती है जो एक घर को फंक्शनल बनाने में मदद करें। शुड डू लिस्ट उन सारी चीजों को कवर करती है जो कि घर को अट्रैक्टिव और सुंदर बनाएं। कुड डू लिस्ट में वो सारी चीजें आती है जो आप एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट के तौर पर ऐड कर सकते हैं, जो आपके घर को और भी रहने लायक बना देता है। तीसरा, आपने सीखा मैक्सिमम ऑफ अ फॉर्मूला। ये आपकी जानने में मदद करेगा कि आपको एक प्रॉपर्टी पर कितना खर्च करना चाहिए जिससे कि आपको प्रॉफिट भी मिल सके और आपका कोई नुकसान भी ना हो। इसके 4 पार्ट होते हैं: ESP, इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, क्वाइट कॉस्ट और मिनिमम प्रॉफिट। चौथा, आपने सीखा कि किन किन तरीकों से आप एक इन्वेस्टमेंट हाउस के लिए पे कर सकते हैं। आप पूरा अमाउंट खुद पे कर सकते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स की मदद ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर एक बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं।
पांचवा, आपने सीखा कि आपको घर बनाने के प्रोसेस से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ वो 5 सवाल हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। घर में क्या काम करना चाहिए, किन सामानों की ज़रूरत है, काम करने में कितने पैसे लगेंगे, कब और कैसे काम को करना चाहिए, कौन काम करेगा। छठा, आपने सीखा कि सेल के समय ज़्यादा सावधानी से काम लेना चाहिए। हर कागजात को ध्यान से पढ़ना चाहिए और अगर ज़रूरत हो तो वकील की भी मदद ले लेनी चाहिए। रियल एस्टेट आपकी इनकम का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से करें तो। आप सिर्फ इससे पैसे ही नहीं कमाएंगे पर किसी इंसान को एक अच्छा रहने लायक घर बनाकर भी देंगे जिसमें वो अपने परिवार के साथ यादगार लम्हे बना सके। सच में रियल एस्टेट एक ऐसी जगह है जहां दोनों ही पार्टी संतुष्ट हो सकती हैं।